राशि 80,000 रुपये है जो मकान रिपेयर के लिए है। एक तो यह राशि 80,000 से बढ़ाकर 1 लाख करनी चाहिए। जो व्यक्ति अत्यंत गरीब है और वो व्यक्ति बीपीएल श्रेणी में नहीं आते और जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, तो सरकार से मेरी प्रार्थना है उन पात्र परिवारों को भी इस स्कीम का लाभ अवश्य दिया जाए। एक दूसरा है कि मकान मालिकाना जो हक है उसका प्रमाण पत्र जो है जी पंचायत सेक्रेटरी से तखसीस कराते हैं और उसमें लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, तो इनका जो तखसीस का जो वो है नंबरदार से या सरपंच से कराया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। और यह जो योजना है 10 साल की बजाय 8 साल हो जाए तो बड़ा अच्छा है। एक आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री विवाह सुगंध योजना। यह योजना जो है इसमें एससी बीपीएल को 71,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें से 66,000 रुपये शादी से पहले मिलते हैं और 5,000 रुपये शादी के बाद मिलते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन हो। परंतु लगभग मानना है कि 98-99% जो व्यक्ति हैं उन शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और 5,000 जो रुपए हैं वो गरीब आदमी के सरकार के पास ही रह जाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि वो 71,000 रुपए इन गरीब परिवारों को शादी से पहले ही दिए जाएं, ऐसा भी मेरा अनुरोध है। इस स्कीम के तहत चाहे कोई बीसी बीपीएल हो या जनरल बीपीएल हो या कोई भी विधवा जिसके घर कोई भी कमाने वाला नहीं रह जाता, तो उन्हें भी 71,000 रुपए का अनुदान सरकार को देना चाहिए। एक जो व्यक्ति बीपीएल श्रेणी में नहीं आता और उसकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनकी भी 31,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी जाए। और हमारे देश की बेटियां जो खेलों में मेडल जीत कर लाती हैं, देश व प्रदेश का नाम ऊंचा करती हैं, उन्हें भी 31,000 की बजाय 51,000 रुपये कन्यादान की राशि सरकार को जरूर देनी चाहिए। एक मैं जिक्र करता हूं कार्डों के विषय में। वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा है। लगभग 1-1.25 वर्ष पहले कार्ड बनाने 2 महीने के लिए बंद किए गए थे, परंतु आज तक ओपीएच, बीपीएल, एएवाई किसी भी प्रकार का कोई कार्ड नहीं बन रहा है। इन कार्डों को बनाने के लिए साइट बंद है, जिसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाना चाहिए। यदि कोई देरी है तो सरकार जिन व्यक्तियों की आय 1,80,000 वार्षिक आय से कम है, व्यक्ति जिसकी आय कम है, तो इन सभी व्यक्तियों को जो सरकार की स्कीमें जो चलाई गई हैं, जब लग ये कारण नहीं बनते तो उन सभी पात्र परिवारों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। और माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, सरकार बता रही है कि हमने युवाओं को बहुत स्कीम बनाकर रोजगार देने का काम किया है। जब यहाँ बजट सत्र पढ़ा जा रहा था, उसमें बताया जा रहा था कितनी स्कीमें बनाकर रोजगार दिए जा रहे हैं। जैसे हरियाणा में एक भी पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार ना हो। परंतु मैं पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आज जो हमारे पढ़े लिखे भाई बहन हैं वो युवा बेरोजगार हैं, दर धक्के खा रहे हैं। आपकी सरकार ने घोषणा की थी कि हर वर्ष 2 करोड़
बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो क्या डिप्टी स्पीकर साहब, आज देश और प्रदेश में 16 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया गया। यदि जब बजट का या पढ़ने का काम था, वो पढ़ा जा रहा था, तो पूरा वाह थी कि उसमें कोई भी बेरोजगार युवा नहीं रहेगा। परंतु मैं पूछना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है। बहुत बुरी दशा पढ़े लिखे युवा हमारे जो बहन भाई हैं उनकी है। माननीय स्पीकर महोदय, केवल शिक्षा विभाग का ही उदाहरण लीजिए। 40 से 60% विभिन्न विषयों के अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। ऐसे हालात में गरीब परिवारों के जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा कैसे मिल सकती है? गरीब आदमी अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का सहारा लेता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो है प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराने में असमर्थ है और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। तो गरीब व्यक्ति को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन समस्याओं का भी हल किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रख रखाव की जिम्मेदारी जिला परिषद और नगर पालिकाओं को दी जाएगी, ये आपकी सरकार कहती है। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा सीधा सीधा गरीब बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि हरियाणा सरकार ग्रामीण अंचल में स्कूल व स्वास्थ्य सेवा को चलाने में नाकामयाब हो गई है, जबकि सरकारी ग्रामीण अंचल में शिक्षा संस्थाएं व स्वास्थ्य सेवाएं चलाने में अपने हाथ खड़े कर गई है। तो जिला परिषद व नगर पालिका कितने समय तक चला पाएंगी? इसका मतलब यह है कि आप इन संस्थाओं को बंद करना चाहते हैं। दूसरा, आवास योजना। अब बजट में पढ़ा गया कि हर एक व्यक्ति जो गरीब जरूरतमंद है उसके सिर के ऊपर छत होगी, ये आपकी सरकार की घोषणा है। परंतु ये आपने कहा था कि ये सब 2022 तक हो जाएगा। माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, आज वो 2022 की चालू है। क्या सभी गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को आवास जो योजना है, गरीब के ऊपर छत होगी, क्या सबको ये सुविधा प्राप्त हो चुकी है? मैं आपकी सरकार से जानना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से, मेरे हल्का, एक मिनट सर, एक करो। मैंने पिछले विधानसभा सत्र में प्रश्न लगाए अपने कि मेरे हल्का इसराना में और हल्का के ब्लॉक मतलोडा में तहसील की बिल्डिंग नहीं है, वहां अपना बस स्टैंड नहीं है। मैंने ये प्रश्न लगाए। 2 मंत्रियों ने सरकार की ओर से विश्वास दिलाया गया था कि आपके बस स्टैंड, तहसील, ब्लॉक की बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। परंतु मैंने पूछा था स्पीकर सर कि इसका समय कितना रहेगा। सरकार की ओर से विश्वास दिलाया गया था कि मार्च के अंदर आपके काम पूरे कर दिए जाएंगे। मैं जब भी ये कह रहा था दिसंबर के अंदर, जब सदन चला हुआ था, कि मार्च आने में 3 महीने बाकी हैं, एक भी किसी इमारत की ईंट निर्माण के लिए आपने नहीं रखी, तो 3.5 महीने में आप कैसे इन बिल्डिंगों को पूरा कर पाओगे? माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस सदन के अंदर भी
जब किसी बात का भरोसा किसी हल्के के विधायक को या पूरे हल्के की जनता को दिया जाता है और वो काम नहीं होता है, तो जनता क्या उम्मीद रखे। इसके साथ साथ एक धन्यवाद। एक है सर, नहीं, सर, बाकी सर, आप लिख के दे दें। बाकी आप लिख के दे दें। मैंने सर हो गया, टाइम हो गया आपका। कि जब मतरोडा के अंदर जब तक नया बस स्टैंड नहीं बन जाता तो पुराने बस स्टैंड पर बहुत भीड़ रहती है, हमारी बहनें माताएं वहां से आती जाती है। मैंने प्रार्थना की थी कि जब तक नया बस स्टैंड नहीं बन जाता तो आप वहां एक कम से कम शौचालय बनवा दें और वहां सफाई कर्मचारी लगा मंत्री दें। जी को लिख के दे दो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जल्दी आपको नया बस स्टैंड देंगे, माननीय श्री लीलाराम जी। देंगे, परंतु आज तक ये कोई काम नहीं हुआ।